CH-133 विराट की मौत, ये यहाँ कब आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पहले से ही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था? मिस्टी ने मन ही मन कहा। तुमने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। एक शापित शैतानी लाश बनना बहुत मुश्किल होता है। न सिर्फ एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ती है जो बहुत स्ट्रोंग हो, बल्कि उस इंसान की आत्मा में नफरत और गुस्सा भी होना चाहिए। किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसे यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे लड़के में इतनी नफरत आ जाएगी? तुम शैतान नगरी के आदमी बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरे नौकर, मेरे गुलाम बनने के लिए भी, और भागने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि हमारे गुलामों को हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। उस आधे मुखौटे वाले आदमी ने कहा। उस शापित शैतानी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद से लड़ रही थी। बदकिस्मती से उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया था। वो शैतान नगरी के जादुई जंजीरों से बंधा था। इन जंजीरों को उस आधे मुखौटे वाले आदमी ने बनाया था, और चाहे वो शापित शैतानी लाश उससे कितनी भी नफरत कर ले, वो उस पर हमला नहीं कर सकता था। मिस्टी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुखौटे वाला इंसान इस शैतानी लाश से क्या कह रहा था। सच कहूं तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर मैं सच में एक्साइटेड था। सोचा था कि तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा, लेकिन तुम भाग गए और तुमने मेरी कितनी सारी शैतानी लाशों को मार दिया। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि। वो आधे मुखौटे वाला इंसान उस शापित शैतानी लाश को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। कुछ पल रुककर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, जाओ, इसे चीर कर रख दो। छोटे बच्चों को अपने खिलौने तोड़ना बहुत अच्छा लगता है और तुम मेरे लिए एक नवजात बच्चे जैसे ही हो। ये लड़की तुम्हारा खिलौना है, इसके साथ जो चाहे वो करो। उस आदमी की ये बात सुनकर मिस्टी बुरी तरह से कांपने लगी थी। उस शापित शैतानी लाश ने उस आदमी को देखकर गुस्से में गुर्राया। तुम मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? उस मुखौटे वाले आदमी ने अपनी जैकेट में से एक चाबुक निकालते हुए कहा। ये चाबुक किसी आदमी के हाथ जितनी मोटी थी, और जैसे ही उस आदमी ने इसे उस शापित शैतानी लाश की तरफ फेंका, वो इससे बच नहीं पाए। जैसे ही चाबुक उस शापित शैतानी लाश को लगी, उसके पीठ पर चोट का निशान आ गया। जाओ, इसे मारो, आधे मुखौटे वाला आदमी चिल्लाया। शापित शैतानी लाश की आंखें लाल हो गई थी और वो मिस्टी की तरफ बढ़ने लगा। उसके शापित और उसकी बू से मिस्टी इतना ज्यादा डर गई थी कि जमीन पर गिर गई और रोने लगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे, आधे मुखौटे वाले इंसान ने नफरत भरी आवाज में कहा। वो शापित शैतानी लाश अब मिस्टी के करीब जा रही थी। उसका पंजा हमला करने के लिए हवा में उठा हुआ था, लेकिन कांप रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। आखिर में उसने अपने नुकीले पंजे को अपने कंधे पर मार लिया, जिससे तुरंत वहां एक गहरा जख्म उभर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपना हाथ तोड़ना चाहता था। जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा पाओगे। मार दो इस लड़की को, तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। जितनी जल्दी तुम इसको मारोगे, उतनी जल्दी ये गुलामी की बेड़ियां तुम्हें दर्द देना कम कर देंगी। जाओ, मारो उसे, उस आधे मुखौटे वाले आदमी ने ऑर्डर देते हुए कहा। इस लड़की को मारना सीट के लिए बेहद आसान था, लेकिन वो चाहता था कि विराट, जिसे उसने एक शापित लाश में बदल दिया था, वो ही इस लड़की को मारे। आरव अपने फ्लैट की बालकनी में फोन लिए खड़ा हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। मीरा मैम, आपने मुझे फोन कर ही लिया, आरव ने मुस्कुराकर कहा। मैं अभी सपन नगरी में हूँ और यहाँ से निकल नहीं सकती। तुम ठीक हो? मुझे जानकारी मिली कि जादू नगरी में शैतान नगरी के लोग अपनी चालें चल रहे हैं और इस बार उनका शिकार तुम हो, मिस मीरा ने जल्दी जल्दी में कहा। जी, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ शैतानी लाशें मिली थी और मैंने उन सबको मार दिया, आरव ने कहा। आरव, तुम्हें सीधे जाकर उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। शैतान नगरी के लोग बहुत बेरहम हैं। अगर तुम उनके हाथों लग गए तो वो तुम्हें एक मॉन्स्टर में बदल देंगे, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, मिस मीरा ने सीरियस टोन में कहा। मॉन्स्टर? कैसा मॉन्स्टर? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। एक शैतानी लाश। शैतानी लाश? वो तो मैजिकल बीस्ट होती है ना? आरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरव को हमेशा इस बात पर शक था। शैतान नगरी के लोग हमेशा ऐसी शैतानी लाशों को ऑर्डर देकर उनसे कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल तो सिर्फ समरना मैजिशियंस कर सकते थे, और शैतान नगरी के सारे लोग तो समरना मैजिशियंस होते नहीं थे। फिर आरव को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो उन शैतानी लाशों को कैसे कंट्रोल कर लेते थे। वो मैजिकल बीस्ट नहीं, बल्कि जिंदा लोग होते हैं, आरव, मिस मीरा ने उसे बताया। क्या? आरव बुरी तरह शॉक हो गया था। जिंदा लोग? वो शैतानी लाशें जिंदा इंसान होते हैं? आरव बुदबुदाया। ये शैतानी लाशें वो जिंदा लोग हैं जिनकी आत्मा को शाप दे दिया जाता है। ये शैतान नगरी के लोगों का सबसे खतरनाक सीक्रेट है, मिस मीरा ने कहा।
मेम, उन लोगों ने विराट को पकड़ लिया है, आरव ने एकदम सीरियस होकर कहा। आरव की बात सुनकर मिस मीरा शांत हो गई। विराट उनका स्टूडेंट था, तो फिर उन्हें उसके बारे में कुछ कैसे पता नहीं होता। लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैजिक कोर्ट इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, नहीं तो शैतान नगरी के लोग इस बार भी बचकर भाग जाते, और विराट उसके चंगुल में फंस चुका था। इसका मतलब उसके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मैम, मुझे एक बार मिस्टी को देखने जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने विराट को एक शैतानी लाश में बदल दिया है, तो अब उनके पास मिस्टी के फ्लैट का एड्रेस भी है, आरव ने कहा। मिस्टी? ये मिस्टी कौन है? मिस्टी विराट की गर्लफ्रेंड है। संजीवनी भूमि में उस रात विराट की पूरी फैमिली की मौत हो गई थी, और जब से विराट जादू नगरी में आया, तब से मिस्टी ही उसके साथ है। मुझे लगता है कि मिस्टी विराट के लिए इस दुनिया में सबसे जरूरी इंसान है। मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। आरव को अचानक कुछ ऐसा एहसास हुआ और उसने जल्दी से मीरा मैम का फोन कट कर दिया। वो तुरंत फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे भागा और उसने अपने स्प्रिट वुल्फ को समन किया। इस वक्त वो शहर में समन बीस्ट को न ले जाने वाले रूल्स पर ध्यान नहीं दे सकता था। वो अपने स्प्रिट वुल्फ पर बैठा और मिस्टी के फ्लैट की तरफ जाने लगा। काफी रात हो गई थी, सड़कें भी खाली थी। उसका स्प्रिट तेजी से रोड पर भाग रहा था। उसे ट्रैफिक रूल्स से कोई लेना देना नहीं था। आज रात बादलों के चलते चांद अपनी रोशनी नहीं बिखेर रहा था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मिस्टी अपने सामने खड़ी हुई उस शापित शैतानी लाश को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या ये विराट है? लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि ये कोई और नहीं बल्कि विराट ही है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल का दर्द इतना ज्यादा था कि उसे उस शैतानी लाश के पंजे लगने का एहसास भी नहीं हो रहा था। अब वो समझ गई थी कि इस शापित शैतानी लाश ने उन बाकी शैतानी लाशों को क्यों मारा था जो उसका पीछा कर रहे थे। वो ये भी समझ गई थी कि ये शैतानी लाश उसकी तरफ बढ़ने में हिचक क्यों रही थी। असल में वो तो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस कि अब उसका खून तेजी से बह रहा था और उसकी जिंदगी के कुछ ही पल बाकी थे। लेकिन अब उसके दिल में उस शैतानी लाश से कोई डर नहीं था। ऐसे मरने से बाकी उन शैतानी लाशों के हाथों मरने से कहीं बेहतर था। मैंने कहा था न कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम दोनों को आखिरी बार बात करने का मौका देता हूँ। लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी अलविदा कहना होगा, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर जाएगी और उसके बाद तुम कुछ भी कहो वो नहीं सुन पाएगी। अरे, मैं तो भूल ही गया, तुम तो इंसानों की तरह बात ही नहीं कर सकते। मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार भी बात नहीं कर पाओगे। सीट को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अगले ही पल उसने एक डरावनी मुस्कान दी और छत से गायब हो गया। मिस्टी जमीन पर गिर गई थी और उसका खून बहता ही जा रहा था। वो शापित शैतानी लाश अब भी वहीं खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो दर्द से परे था। आओ! तभी वो शैतानी लाश जोर से गुर्राई और फिर अपने ही दांतों से अपना हाथ काटने लगी। ऐसा करते वक्त उसकी आंखों में इतनी नफरत थी मानो वो मिस्टी को मारने के लिए खुद को सजा दे रही हो। वो शैतानी लाश फिर से गुर्राई। उसके गुर्राने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वो पागलों की तरह अपने पंजों से खुद को चीरने लगी थी। विराट अब जो बन चुका था, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। तभी अचानक रात की काली परछाइयों से एक इंसान ऐसे बाहर निकल कर आया मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। वो उस छत पर खड़ा था जहां शैतानी लाशों का काला खून बह रहा था और टूटे हुए हाथ पैर यहाँ वहां पड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि आरव था। तभी आरव की नजर सीधे उस इंसान पर गई जिसके शरीर से लाल खून बह रहा था। वो पानी की टंकी के पास गिरी हुई थी और उसके सीने पर एक टूटा हुआ काला हाथ था जिसके पंजे उसके सीने में थे। उस लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अपने आखिरी वक्त में उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था और न ही वो डरते हुए मरी थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। उस लड़की के बगल में एक शैतानी लाश भी थी जिसके शरीर पर कई सारे जख्म थे। उसकी आंखें लगातार उस लड़की को देख रही थी जिसकी मौत हो चुकी थी। वो जोर जोर से रो रही थी। वो शैतानी लाश किसी इंसान की आवाज में नहीं रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर इतना तो समझा जा सकता था कि वो रो रही थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई, आरव ने उस शापित शैतानी लाश से कहा। ये शापित शैतानी लाश कोई और नहीं बल्कि विराट था और आरव इस बात को जानता था। कोई भी शैतानी लाश मिस्टी के मरने पर ऐसे नहीं रोती और न ही उसके पास रुकती। जब आरव ने देखा कि विराट का एक हाथ कटा हुआ है, उसे देर से आने का और पछतावा होने लगा। विराट ने अपना सिर उठाया और उसने आरव को पहचान लिया। अचानक उसने अपने पेट पर पंजे मारे और उसमें से कुछ निकला। आरव ने बहुत ध्यान से देखा कि विराट ने अपने पेट से क्या निकाला था। जब आरव ने उसके ऊपर की गंदगी हटाई तो उसे देखकर वो दंग रह गया। वो एक लकड़ी का टुकड़ा था और उस पर कुछ निशान थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उस पर किसी का नाम उकेरा गया था।
आरव ने बिना समय गवाए तुरंत मीरा मैम को कॉल करके उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में सारी बातें बता दी। मीरा मैम ने कहा, ये शैतान नगरी के एक मंत्री का नाम है। विराट ने वहां के एक मंत्री का नाम पता लगा लिया है, लेकिन एक नाम से क्या होगा? आरव ने पूछा। मीरा मैम ने जवाब दिया, कई शैतान नगरी के लोग समाज में बहुत सम्मान के साथ रहते हैं, लेकिन ये नाम एक ऐसा नाम है जिसका इस्तेमाल वो लोगों को धोखा देने में करते हैं। हमारे हिसाब से तुम्हारे ऊपर हुए हमले के पीछे का मास्टरमाइंड आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट है। हमें बस उसका नाम नहीं पता है। इस बार हमारे मिशन का मकसद उस मंत्री को पकड़ना है। उससे हमें आगे जाने के कई सुराग मिल सकते हैं। इन मंत्रियों का सीधा संपर्क बादशाह से होता है और हम इस मंत्री का इस्तेमाल करके उस बादशाह तक पहुंचना चाहते हैं। फिर तो आपको जल्दी अपने सीनियर को वो नाम बताना होगा, आरव ने कहा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम विराट को वापस एक इंसान में बदल सकते हैं? आरव ने विराट की तरफ देखते हुए पूछा, जो अब भी मिस्टी के पास ही उदास बैठा हुआ था। एक खास मंदिर की देवियां हैं जो उसे ठीक कर सकती थी, लेकिन जितना मुझे पता है वहां की 12 देवियों को किसी ने मार दिया था और अभी भी उनकी जगह किसी और ने नहीं ली है, और इनके अलावा तो मुझे उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं पता, मिस मीरा ने आरव को बताया। मतलब अब विराट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आरव ने निराशा से कहा। आरव को नहीं पता था कि मिस मीरा कौन सी देवियों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो उनकी बातों से इतना तो समझ गया था कि विराट के इंसान बनने की उम्मीद अब बहुत कम है। शैतान नगरी के लोगों की क्रूरता के बारे में सुनकर ही कई लोगों के पीठ में झुरझुरी सी दौड़ जाती थी। तुम उसका ध्यान रखो, मुझे कुछ काम है, मिस मीरा ने कहा। जी ठीक है, आरव ने जवाब दिया। जब आरव ने मीरा मैम का फोन रखा तो उसने देखा कि विराट उसे ही देख रहा था। विराट ने अपना दूसरा हाथ आरव की तरफ बढ़ाया और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। तुम क्या चाहते हो? आरव उसे समझने की कोशिश कर रहा था। विराट ने अपने पंजों से पहले आरव की तरफ इशारा किया और फिर अपने दिल की तरफ इशारा किया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? आरव हैरान रह गया था। विराट ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें मैजिक कोर्ट ले जा सकता हूँ, ताकि कुछ दिन तुम उनके कंट्रोल में रहो, और तब तक मैं तुम्हें इंसान में बदलने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, आरव ने कहा। विराट ने ना में अपना सिर हिला दिया। न सिर्फ वो एक शैतानी लाश में बदल गया था, बल्कि उसकी दुनिया से अब मिस्टी भी चली गई थी और सीड उसे अपना गुलाम बनाकर उससे दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना चाहता था। विराट के लिए अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था। वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, लेकिन वो खुद को मार भी नहीं सकता था, क्योंकि सीड ने उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लिया था और बिना सीड के ऑर्डर के वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो आरव से अपनी मौत के लिए भीख मांग रहा था। इस वक्त उसके लिए मौत से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था। विराट की बात जानने के बाद भी आरव ने कुछ नहीं किया, वो बस वहां खड़ा रहा। जब विराट को एहसास हुआ कि आरव उसे मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो आरव के सामने घुटनों पर गिर गया और जोर जोर से जमीन पर अपना सिर पटकने लगा। वो आरव से भीख मांग रहा था। वो ऐसे एक शैतानी लाश बनकर नहीं रहना चाहता था। वो किसी इंसान को मारने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था। उसे पता था कि जब भी वो किसी इंसान को मारता तो वो उतना ही दर्द महसूस करता जितना उसने आज किया था। वो इस दुनिया से परे जाना चाहता था, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में जहां वो और मिस्टी हमेशा के लिए एक हो जाएं। आरव ने एक बार फिर से अपनी मीरा मैम को फोन किया। वो विराट को ऐसे नहीं खोना चाहता था, लेकिन उनकी बातों ने आरव को पूरी तरह नाउम्मीद कर दिया। जैसा वो चाहता है वैसा कर दो, आरव। कोई भी इंसान वैसी जिंदगी जीना डिजर्व नहीं करता। उसे इस दर्द भरी दुनिया से आजाद कर दो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं विराट को बचाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। मिस मीरा की आवाज से साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें भी ये सब बोलने में कितनी मुश्किल हो रही थी। आरव ने विराट की तरफ देखा, जो अब उसके सामने अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पटक रहा था। उसे ऐसे देखकर आरव के दिल में मानो एक चिंगारी जल गई और आखिर उसने विराट की बात मान ली। कुछ ही देर में आरव के हाथ में उसके रोज फ्लेम्स आ गए थे। इनकी रोशनी में आरव का चेहरा एकदम अलग दिख रहा था। वो विराट को उस गुलामी से और उसके दर्द से आजाद करवाना चाहता था। ऐसी दुनिया से आजाद करवाना चाहता था जहां अच्छे लोगों के साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता था। जब उसने विराट को देखा तो उसे सेलेस्टियल मैजिक स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी की याद आ गई। ये वही समनिंग स्टूडेंट था जिसने अपने एलिमेंट से पूरे स्कूल को हैरान कर दिया था। उस दिन ये सेलेस्टियल मैजिक स्कूल का स्टार था, और आज ये सितारा हमेशा के लिए डूबने वाला था। अब तुम्हें अपने मन में कोई पछतावा रखने की जरूरत नहीं है। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल भारी हो गया था और आखिर में उसके हाथ की वो रोज फ्लेम्स जाकर विराट के ऊपर गिर गई। इन फ्लेम्स का तापमान बहुत हाई था। ये विराट के साथ साथ मिस्टी की बॉडी तक भी पहुंच गई थी। विराट ने मिस्टी को गले लगा लिया था। आरव नहीं चाहता था कि विराट ज्यादा दर्द महसूस करे,
इसलिए उसने अपने फ्लेम को तेज करके उसे दुनिया से आजाद कर दिया। आरव के रोज फ्लेम्स ने कुछ ही देर में विराट और मिस्टी का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब वहां उनकी राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इस पूरे वक्त आरव उस आग से मुंह फेर कर खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए देखे। आरव की उन रोज फ्लेम्स ने सिर्फ विराट को नहीं मारा था, बल्कि उसके दिल में एक आग जला दी थी जो अब तेजी से धधक रही थी। अब आरव उन लोगों को चुन चुन कर मारेगा जिसने उसके दोस्त विराट का ये हाल किया था।